वेलकम एवरीवन। तो आज है अपना लेक्चर 5 जिसमें हम देखने वाले हैं डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, तो पहले देखते हैं भाई डीपीएसपी क्या होता है। तो डीपीएसपी एक्चुअली एक डायरेक्टिव है जो कि अपने स्टेट को दिए जाते हैं। ठीक है, कि भाई उनको क्या क्या काम करने चाहिए अपने सोसाइटी के वेलफेयर्स के लिए वगैरह। ठीक है, तो पहले तो डीपीएसपी का फुल फॉर्म देख लेते हैं कि भाई डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है। तो डी से अपना हो जाएगा डायरेक्टिव, पी से अपना हो जाएगा प्रिंसिपल, एस से अपना स्टेट और पी से पॉलिसी, और ये ऑफ बीच में ऐसे फ्री में आ जाएगा तो हो जाएगा अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो वही है भाई कि डीपीएसपी अपने स्टेट को भाई निर्देश देता है कि भाई तुमको वेलफेयर के लिए भाई ये चीज़ें सब करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में आगे डिटेल में और भी पढ़ेंगे हम। तो देखते हैं आगे अभी हमको क्या क्या देखना है डीपीएससी में, ये देख लेते पहले। तो सबसे पहले देखना है भाई ये कौन से पार्ट में आता है। ठीक है, फिर इसके आर्टिकल कौन कौन से हैं, इसका क्लासिफिकेशन देखना है हमको। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस के बारे में देखना है। फिर क्रिटिसाइजेशन ऑफ द डीपीएसपी देखना है, ये नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, फिर अपना डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखेंगे भाई, कैसे भाई मतभेद हुआ उनमें। ठीक है, फिर अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे और फिर क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो अपने पहले देखते भाई जो अपना डीपीएसपी है ये अपने कौन से पार्ट में आएगा वो देखेंगे। तो जो अपना डीपीएसपी ये अपने 4th पार्ट में आएगा और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक अपना डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, जो अपना ये डीपीएसपी है ये हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से हमने बोरो किया हुआ है। ठीक है, ये बता ही दिया मैंने आपको। फिर इसका मतलब उद्देश्य क्या है भाई, ये क्यों मतलब किस चीज़ के लिए है डीपीएससी। तो डीपीएससी जो है ये स्टेट के वेलफेयर के लिए है। ठीक है, स्टेट के वेलफेयर के लिए ये डायरेक्टिव्स देते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह। ठीक है, और ये क्यों वेलफेयर करना चाहती है, क्योंकि ये मतलब ये सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी लाने चाहती है सब में। ठीक है, डेमोक्रेसी में। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरह से मतलब सुधार करनी चाहती है अपनी सोसाइटी को। ये अपने कंट्री को एक आइडियल कंट्री की मतलब और ले जाना चाहती है। पूरा आइडियल तो बना नहीं सकते लेकिन जितना हो सके उतना मतलब आइडियल के करीब ले जाना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। फिर ये अपने पार्ट 1, 2, 3 तो हमने देख ही लिया है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने देखा था कि नेम और टेरिटरी के बारे में देखा था, पार्ट 2 में अपना सिटीजनशिप देखा था और पार्ट 3 में अपने फंडामेंटल राइट्स देखे थे। फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया था, सिटीजनशिप जो था वो हमने यूके से लिया था। क्लियर है इतनी बात। फिर जैसे अपने प्रियम्बल पे वगैरह लोगों ने कमेंट किए थे, वैसे ही भाई डीपीएसपी पे कुछ लोगों ने कमेंट किए थे। कमेंट करने की बहुत ख़राब आदत है इनकी, हर चीज़ में कमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई जो अपने डॉक्टर BR आम्बेडकर जी थे, इन्होंने अपने जो डीपीएसपी था उसको इन्होंने नोबल फीचर्स कहा। ठीक है, और ये भी कहा कि भाई जो ये रिसेंबल किया गया है अपने इंस्ट्रक्शन एज कंटेन इन गवर्नमेंट एक्ट 1935, जो ब्रिटिश के टाइम पे जो गवर्नमेंट एक्ट आया था 1935, उसमें भी कुछ इसी प्रकार के कुछ इंस्ट्रक्शन थे। ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर अपने आ जाते ये ग्रैनविल ऑस्टिन साहब आ जाते। ठीक है, इन्होंने तो भाई आगे भी कमेंट की हुई है। ठीक है, पास की हुई है। तो इन्होंने एक तो इसको कहा है कि कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है इसको। ठीक है, और फंडामेंटल राइट को भी इसने कॉन्शियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ठीक है, ये तो कहा ही है। फिर अपने इन्होंने ये भी कहा है कि प्रिंसिपल विच वुड फर्दर द गोल ऑफ सोशल एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये भी कहा था। फिर अपने आ जाता है ये कैसे वियर करके। ठीक है, इन्होंने क्या 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 कहा अपने डीपीएसपी को, इन्होंने क्या कहा कि ये मैनिफेस्टो ऑफ द एम एंड एस्पिरेशन, ये भाई मैनिफेस्टो एंड एम है भाई एस्पिरेशन वगैरह का। ठीक है, क्लियर इतना कहा इन्होंने। फिर अपने केटी शाह आ जाते। केटी शाह ने इनको ऐसा कहा कि भाई ये एक चेक की तरह है बैंक के लिए। ठीक है, बैंक कि भाई उनका बैंक वालों का मन होगा तो भाई चेक का पैसा देंगे तुमको, और मन नहीं होगा तो नहीं देंगे। क्योंकि डीपीएसपी जो अपने है ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, अगर कोई डीपीएसपी आपको ना मिले तो आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई मेरे को ये नहीं मिला। इसलिए इन्होंने कहा कि भाई ये बैंक के चेक की तरह है, भाई मन होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ठीक है, फिर अपने जो BN राव जो है, BN राव जी, इन्होंने इसको कहा कि मोरल परसेंट ऑफ द अथॉरिटीज़ ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये किसने कहा, तो ये अपने BN राव जी ने कहा। ठीक है, क्लियर इतनी बात।
फिर अपने एक एक करके अभी देखते हैं आर्टिकल्स वगैरह। तो सबसे पहले तो अपना आर्टिकल 36 आ जाता है, ठीक है। तो 36 में कुछ नहीं, बस जो स्टेट है स्टेट को डिफ़ाइन किया हुआ है, जो कि अपने आर्टिकल नंबर 12 में भी डिफ़ाइन किया था। दोनों मतलब सेम ही चीज़ है, ठीक है। डिफ़ाइन किया है जो अपना ये स्टेट है, ये स्टेट का मतलब कोई राज्य नहीं है। ये स्टेट का मतलब है कि भाई अपना जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज़ है, ठीक है, कोई भी अपना गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह है, तो वो सब कुछ अपने स्टेट के अंदर आएगा, ठीक है। स्टेट का मतलब कोई राज्य नहीं है। तो यही अपना आर्टिकल 36 के अंदर ये कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। फिर अपने आ जाते हैं अपने आर्टिकल 35 की तरफ। 36 देख लिया, तो अभी 37 देख लेते हैं भाई। 37 में क्या कहता है ये, ठीक है। तो 37 में इसने पहले ही बोल दिया कि डीपीएसपी तुम पढ़ो, उससे पहले ही इसने पॉइंट दे दिया कि ये जो है ये मतलब कि कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट, कि मतलब भाई ये मतलब नॉन जस्टिसएबल है, तुम इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो यही बात अपना आर्टिकल 37 में पहले इसने क्लियर कर दी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। फिर अपने आगे आ जाते हैं कि भाई जो अपने जो डीपीएसपी है, जब डीपीएसपी के लिए मतलब जो सबसे पहली बार जो बात हुई थी वो अपने एक कराची रिजोल्यूशन से हुई थी, ठीक है। कि भाई कराची रिजोल्यूशन में हुआ था कि भाई हमको डीपीएसपी जैसा भी कुछ रखना है, ठीक है। और जो अपना ये डीपीएसपी है ये अपना पॉजिटिव राइट है, ठीक है। ये मतलब बताता है अपने गवर्नमेंट को भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं कर, मतलब क्या करना चाहिए तुमको, मतलब वेलफेयर के लिए, ठीक है। और उसकी तरफ दूसरी तरफ अपने जो फंडामेंटल राइट्स है ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। फंडामेंटल राइट्स ये भी बताते हैं कि भाई तुमको क्या क्या नहीं करना है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। फिर आ जाते हैं अपने आर्टिकल नंबर 38 की तरफ, ठीक है। तो 38 में क्या कहता है कि टू प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय द सेक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिट बाय द जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। प्लस में यही कहता है कि भाई लोगों को सब सोशल और इकोनॉमिकली मतलब जस्टिस मिलना चाहिए, सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। और फिर और भी इसमें एक चीज़ बाद में ऐड की गई थी कि टू मिनिमाइज द इनइक्वलिटी इन द इनकम स्टेट फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटी, कि मतलब जो इनकम में जो और स्टेट में जो ज़्यादा इनइक्वलिटी है उसको मतलब मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो ये बात जो है ये मतलब पहले नहीं थी इसमें, ये फिर बाद में अपने 44 अमेंडमेंट से जुड़ी, ठीक है। तो बस यही है कि 38 में क्या है कि वेलफेयर के बारे में बात करना है, कि वेलफेयर के बारे में देखना है, सोशली और इकोनॉमिक जस्टिस मिले सबको, और इनइक्वलिटी को मिनिमाइज़ करना है, इनकम इनइक्वलिटी स्टेटस वाला हो गया सब कुछ, ठीक है। फिर अपने आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 39 की तरफ, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जो भी मतलब पीपल वगैरह है, लोग हैं, उनको मतलब ऐसा बढ़िया लाइवलीहुड मिलना चाहिए, ठीक है। फिर उसके क्लॉज 2 में ये बोलता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्स, जो भी अपने मटेरियल रिसोर्स है उसको मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे भाई कोई कोयले की खदान वगैरह हो गई, तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम अपने ही कोई रिलेटिव्स को वगैरह दे दो उसको, ठीक है। तो उसका एकदम अच्छे से मतलब एकदम प्रोसेस होता है उसका, कि भाई बोली लगती है, जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको मिलेगा। तो वही है भाई कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये बी में बोलता है, ठीक है। फिर सी में क्या बोलता है कि प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ एंड मीन ऑफ प्रोडक्शन। सी में ये बोलता है कि भाई जो वेल्थ वगैरह है वो किसी मतलब एक पर्सन के पास ही मतलब कंसंट्रेट होकर ना रह जाए, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो ये सी कहता है अपना, ठीक है। और डी वाला पार्ट अपना ये कहता है कि भाई मैन हो या वुमेन हो, सबको इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना 39 के क्लॉज डी में कहता है। क्लियर है इतनी बात। फिर अपने देखें कि भाई ई में क्या बोलता है। तो हमें बोलता है कि प्रिवेंशन ऑफ द हेल्थ स्टेट ऑफ द वर्कर एंड द चिल्ड्रन अगेंस्ट द फोर्सिबल अब्यूज़, कि मतलब वही है भाई वर्कर के मतलब हेल्थ के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है, और चिल्ड्रन के मतलब फोर्सिबल अब्यूज़ होता है तो वो अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें एक और आ जाता है एफ़ करके। तो एफ़ क्या कहता है कि भाई अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, कि भाई चिल्ड्रन का हेल्दी तरीके से डेवलपमेंट है उसका ध्यान रखा जाए। तो इसको भी मतलब बाद में जोड़ा गया था इसमें, ठीक है, 39 में। ये 42nd अमेंडमेंट 1976 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, समझ आया इतनी बात। फिर अपना एक आ जाता है आर्टिकल 39A आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि भाई
इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए पुअर्स को, कि भाई जो भी मतलब गरीब लोग हैं, जो भाई जो पैसा वाले हैं वो तो भाई समझ आता है कि भाई अपने क्या बढ़िया सा वकील वगैरह करके अपना केस वगैरह लड़ लेंगे, लेकिन जो पुअर है वो तो भाई अब कोई वकील वगैरह कर नहीं सकते। तो भाई ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए कि भाई उनको भाई फ्री मतलब लीगल एड मिले, ठीक है, कोई वकील वगैरह मिले उनको, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है, मतलब समझ ही गए आप कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किया गया होगा। तो इसको हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया था, ठीक है। क्लियर इतनी बात। फिर अपने आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 40 के बारे में। तो आर्टिकल जो 40 है उसमें ये बोलता है कि भाई हमको विलेज पंचायत मतलब बनाना चाहिए, ठीक है। 3 टायर में गवर्नमेंट रन करनी चाहिए, विलेज पंचायत बननी चाहिए, ताकि भाई जो ग्राउंड से भी मतलब लोग पार्टिसिपेट कर सके इसमें, ठीक है, अपने देश के डेवलपमेंट में वगैरह। तो बस यही है कि आर्टिकल 40 बोलता है कि भाई विलेज पंचायत बननी चाहिए, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और इसको हमने 37 अमेंडमेंट 1992 में टूर से इसको ऐड किया था, ठीक है। क्लियर। फिर आ जाते हैं भाई अपने 41 की तरफ। तो आर्टिकल जो 41 है ये बोलता है कि राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड द पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टेन केस, कि भाई राइट टू मतलब सबको क्या बोलते हैं, जो बच्चे लोग हैं अपने उनको भाई एजुकेशन का राइट मिलना चाहिए, और जो भी लोग हैं उनको अच्छी मतलब सेहत का भी मतलब राइट मिलना चाहिए उनकी भाई, ठीक है। तो उनके एजुकेशन और क्या बोलते हैं सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखो उनके। तो बस यही है अपने आर्टिकल नंबर 41 में, ठीक है। क्लियर इतनी बात। फिर 42 में देखते हैं 42 में क्या है। 42 बोलता है कि भाई प्रोविज़न फॉर अ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड मैटरनिटी लीव्स, ठीक है। तो 42 क्या कहता है कि भाई जहाँ पे लोग काम वगैरह कर रहे हैं तो वो काम करने जैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। बढ़िया सा हाइजीन यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। एकदम स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ जो फीमेल होती है जब वो मतलब प्रेग्नेंट वगैरह भी होती है तो उनको थोड़ा मतलब रेस्ट चाहिए रहता है, और थोड़ा क्या बोलते हैं बेबी का भी थोड़ा केयर करना रहता है मतलब बर्थ के बाद उसके। तो उसके लिए उसको मैटरनिटी लीव्स भी देनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपना आर्टिकल 42 कहता है। और इस चीज़ को हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 से मतलब जोड़ा था इसको भी, ठीक है। क्लियर इतनी बात। फिर अपने आ जाते हैं अपने आर्टिकल 43 में, ठीक है। 43 क्या बोलता है कि भाई लिविंग वेज मिलना चाहिए वर्कर को, कि भाई मतलब वर्कर जो काम कर रहे हैं कम से कम उनको इतना पेमेंट तो मिलना चाहिए कि मतलब अपना गुजारा कर सके, अपना अच्छे से मतलब खान पान वगैरह देख सके। तो उसी चीज़ के बारे में अपना आर्टिकल 43 कहता है। अपना जो कॉटेज इंडस्ट्री आती है वो भी मतलब इसी में आता है कि भाई जो कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह होती है उसको मतलब थोड़ा और बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरिया, जो भी अपने गांव जैसे इलाके होते हैं रूरल एरिया, उसमें मतलब कॉटन इंडस्ट्री या जो भी छोटे मोटे अपने कारोबार होते हैं उसको थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। तो ये अपना 43 में कहता है। और 43A क्या कहता है, 43A इंश्योर करता है द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो 43A ये करता है कि मतलब जो भी वर्कर्स वगैरह इंडस्ट्री में वगैरह काम कर रहे हैं उनका भी मतलब थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में वगैरह, ठीक है। कि भाई कितना घंटा काम करेंगे सब मजदूर लोग वगैरह, ठीक है, क्या चीज़ कैसे रूल करेगी। तो मतलब थोड़ा बहुत तो कम से कम थोड़ा पार्टिसिपेशन उनका होना चाहिए, ये बात हमको 43A कहता है, ठीक है। क्लियर है। और इसको हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया हमने, ठीक है। क्लियर है। फिर अपना 43B आ जाता है, ठीक है, जो कि भाई ये बोलता है कि भाई जो अपना कोऑपरेटिव जो सेक्शन वगैरह है उनको मतलब थोड़ा प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ अपना 43B कहता है। क्लियर है इतनी बात। इसको और हमने 97 अमेंडमेंट एक 2011 से ऐड किया था हमने इसको। 43 भी क्लियर हो गया। अब 44 क्या आता है, जो अपना आर्टिकल 44 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छे से, ऐसे तो सभी आपको याद करना है, ठीक है। तो जो अपना आर्टिकल 44 है ये बोलता है अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोलता है कि भाई जो भी नियम वगैरह है रूल्स वगैरह है वो अपने इंडिया में मतलब सब लोगों के लिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। वो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, सबके लिए रूल सेम होना चाहिए। कि भाई अगर डिवोर्स का मतलब कोई प्रोसेसर है तो भाई हिंदू के लिए भी सेम होना चाहिए, मुसलमान के लिए भी सेम होना चाहिए, और या फिर कोई सिख हो तो सबके लिए मतलब सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना आर्टिकल 44 कहता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। फिर 44 देख लिया हमने। अब 45 के बारे में देख लेते हैं। 45 क्या बोलता है। तो अपना जो आर्टिकल 45 है वो बोलता है कि भाई
प्रोविजन फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 6। कुछ नहीं, आपने आंगनवाड़ी का नाम सुना है? आंगनवाड़ी का, तो अपना जो आंगनवाड़ी है वो अपना आर्टिकल 45 में आता है कि जो अपने बच्चे हैं जो भी 6 साल से छोटे हैं उनको भाई फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, फ्री एजुकेशन केयर मिलनी चाहिए। तो बस वही अपना आंगनवाड़ी वाला कि भाई आंगनवाड़ी मतलब पढ़ाना चाहिए उनको थोड़ा बहुत, ठीक है। और ये जो है हमने 86 अमेंडमेंट एक्ट से मतलब इसको मतलब ऐड किया था 2002 के, ठीक है। ये याद रखना कि भाई 86 अमेंडमेंट एक्ट से इसको मतलब ऐड किया था, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। फिर अपना ऐसे ही मतलब जो एजुकेशन के बारे में बात है वही अपना 21A भी करता है, जो कि मतलब प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है कि जो भी मतलब 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। फिर अपना आ जाता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या आता है? आर्टिकल अपना जो 46 है वो बोलता है कि मतलब जो भी अपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वाले हैं उनका भी मतलब थोड़ा वेलफेयर के बारे में हमको देखना है, ठीक है। मतलब हमको मतलब स्टेट को देखना चाहिए, ठीक है। द प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, कि वही है भाई कि उनके इकोनॉमिक और एजुकेशनल के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए स्टेट को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, ठीक है। तो ये अपना आर्टिकल 46 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। फिर अपना आ जाते हैं आर्टिकल 47 के बारे में कि भाई 47 क्या बोलता है। तो 47 जो बोलता है ये पहले तो कहता है कि जो अपने कि मतलब हेल्थी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, कि भाई सबको मतलब न्यूट्रिशन मिलना चाहिए अच्छे से। और जो भी मतलब दारू वगैरह है, ड्रग्स वगैरह है, ठीक है, तो उन सब का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड द ड्रग्स दैट आर हार्मफुल टू हेल्थ, ठीक है। तो वो सब नहीं करना है, तो ये आर्टिकल 47 कहता है। और क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ध्यान रखना है कि भाई सबको मिले। इसलिए आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल में जो है खाना वगैरह मिलता है स्कूल में बच्चों को, ठीक है। तो बस ये जो आर्टिकल 47 है इसी के तहत मतलब क्या बोलते अपना जो स्कूल, वो सरकारी स्कूल वगैरह है वो मतलब बच्चों को खाना वगैरह भी देते हैं स्कूल में, ठीक है। जो मिड डे मील कहते हैं उसको, जो कि अपना आंध्र प्रदेश से चालू हुआ था और अभी मतलब बहुत सारी जगह देखने को मिलता है अपने को, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। फिर अपना आ जाता है आर्टिकल नंबर 48, ठीक है। तो अपना जो आर्टिकल 48 है वो मतलब यही अपना क्या बोलता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करता है कि द स्टेट शॉल इंडियोवर टू ऑर्गेनाइज द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन द मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन and shall in a particular take a step for the preventing and improving the breed and prohibiting the slaughter of the cows and the calves, ठीक है। मतलब यही बोलता है कि भाई साइंटिफिक मॉडर्न तरीके से मतलब एग्रीकल्चर वगैरह होना चाहिए। और मतलब जो गाय हत्या वगैरह होती है, गौ हत्या वगैरह, तो वो सब नहीं होना चाहिए, वो प्रोहिबिशन होना चाहिए, बैन होना चाहिए। तो ये बात अपना आर्टिकल 48 करता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब अपने आ जाते हैं भाई आर्टिकल 48A के बारे में। ये क्या कहता है? तो ये अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करना है कि प्रोटेक्शन एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब वही है भाई कि भाई एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखो, फॉरेस्ट को मतलब बचाओ भाई, ज़्यादा काटो मत फॉरेस्ट वगैरह को। ये अपना आर्टिकल 48A में आ जाता है, ठीक है। और इसको अपने 42nd अमेंडमेंट एक 1976 में से ऐड किया था। तो देखा अपने 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट है उससे मतलब बहुत कुछ ऐड की गई है, इसीलिए हम जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उसी को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब आगे देखते हैं 49 की तरफ। अपना जो 49 जो है ये कहता है कि अपने जो भी मॉन्यूमेंट वगैरह है, ठीक है, तो उसके ऊपर हमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना है उसको। भाई मतलब मालूम चला ताजमहल घूमने गए, वहाँ पे ऐसा बढ़िया सा दिल वगैरह बना के एरो वेरो मार दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है हमको, ठीक है। तो वही बोलता है अपना आर्टिकल 49 में कि अपने जो भी मॉन्यूमेंट वगैरह है उसको नुकसान नहीं पहुँचाना है हमको, ठीक है। क्लियर इतनी बात 49। फिर अपना जो आर्टिकल 50 है ये कहता है कि अपना जो जुडिशियरी है और जो एग्जीक्यूटिव है इन दोनों को मतलब थोड़ा सेपरेट रखना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग काम है, मतलब थोड़ा सेपरेट होना चाहिए, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए दोनों का, ठीक है, कि मतलब एक दूसरे में ये इंटरफेयर ना करे ज़्यादा। तो ये अपना आर्टिकल 50 कह देता है, ठीक है। ये हमको पता ही कि अपने 3 ऑर्गन है, ठीक है, लेजिस्लेचर, अपना एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ठीक है। क्लियर इतनी बात। फिर अपना आ जाता है आर्टिकल 51। तो जो अपना आर्टिकल 51 है वो कहता है कि भाई अपना प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो अपना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी उसको थोड़ा मेंटेन रखना है, ठीक है। उसके लिए तो कुछ
कदम उठाना पड़ेगा अपने को, ठीक है, कि मतलब ज़्यादा कुछ गलत चीज़ नहीं करनी है हमको। तो पहले जो 51A है उसमें लिखा है कि प्रोमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, ये देख लिया हमने। फिर 51B क्या बोलता है कि मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन, कि भाई सब नेचर क्या बोलते हैं नेशंस के साथ मतलब अच्छे से बिहेवियर रखना है हमको, ठीक है। से क्या बोलता है कि फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज पीपल विथ वन अनदर, ठीक है। मतलब ये बोलता है कि जो अपने इंटरनेशनली जो भी मतलब ट्रीटी वगैरह साइन होता है तो उसको मतलब रूल्स वगैरह उसको थोड़ा अच्छे से फॉलो करे, ठीक है। फिर बोलता है अपना जो 51D है वो बोलता है इंकरेज द सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, ठीक है, कि मतलब अगर डिस्प्यूट वगैरह तो उसको थोड़ा सुलझाने का थोड़ा ट्राई वाई करो तुम भाई, यही बोलता है अपना आर्टिकल 51, ठीक है। तो ये सब है, आपको ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रिक बता दे भाई कैसे याद कर सकते तुम। तो देखो भाई अपने शुरुआत करेंगे अपने आर्टिकल 39 से। 38 तो पता ही है आपको कि भाई यही बोलता है कि डीपीएसपी में भाई वेलफेयर करना चाहिए, वो बताता है डीपीएसपी में। तो 39 से आपको ऐसे याद करना है कि भाई एक लोअर डिवीज़न क्लर्क था जो कि अपने पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम करता था, ठीक है। तो लोअर डिवीज़न क्लर्क से आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो लोअर है वो 39A में अपना जो लिवलीहुड आ जाएगा, ये एल से ही आ जाएगा, डी से अपना डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है, सी से अपना कंसंट्रेशन आ जाएगा, पे से अपना पे आ जाएगा, पे याद रखो भाई इक्वल पे करना है मैन और वुमेन को, ठीक है। फिर अपना एच से अपना हेल्थ एंड स्टैंड आ जाएगा, ठीक है, और सी से अपना क्या बोलते हैं चिल्ड्रन की मतलब हेल्थ अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। तो ऐसे याद रखना है कि भाई लोअर डिवीज़न क्लर्क था अपना जो कि पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम करता था। तो उसको क्या हुआ कि भाई उसको भाई गरीबों की मदद करनी थी। तो भाई गरीबों को कोई भी मतलब केस वगैरह हो जाता है तो भाई उनको मदद मिल नहीं जाती, और ये पढ़ा लिखा है तो उन्होंने बताया गरीबों को कि भाई तुम जो है तुम्हारे पास अधिकार है भाई, तुमको कोई भी फ्री मतलब लीगल एड आपको मिल सकती है, वकील वगैरह आपको मिल जाएगा, चिंता नहीं करनी चाहिए आपको। तो अपना लोअर क्लर्क जो अपना 31A के बारे में बात करता है कि भाई तुमको मिल जाएगी ये चीज़ आपको, ठीक है, हेल्प वगैरह मिल जाएगी। तो भाई लीगल हेल्प तो मिल गई। इन्होंने सोचा भाई आज तो मैंने बता दिया, कल अगर मैं गांव छोड़ के चला जाऊंगा तो भाई इनका ध्यान कौन रखेगा, ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि भाई अपना आर्टिकल 40 कि भाई हमको भाई एक पंचायत बनानी चाहिए, विलेज पंचायत वगैरह, ठीक है, जिसकी वजह से भाई वो अपने गांव के डिसीजन खुद ले सके थोड़ा बहुत, कि भाई गांव में सड़क बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, कैसे बननी चाहिए वगैरह, ठीक है। तो इन्होंने गांव बसवा दिए, वो क्या बोलते हैं पंचायत बसवा दी इन्होंने, ठीक है। अब पंचायत बसवा दी इन्होंने, तो उन्होंने बोला भाई पंचायत बन गई है तो अपना भाई एजुकेशन और हेल्थ के बारे में थोड़ा ध्यान दो आप लोग, ठीक है, कि भाई बच्चों को भाई स्कूल भेजो और थोड़ा दवाखाना वगैरह बनवाओ भाई अपने गांव वगैरह में। तो बस 41 में वही बोलता है कि भाई एजुकेशन करो और क्या बोलते हैं बच्चों को एजुकेशन और थोड़ा हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखो, हेल्थ सेंटर का, ठीक है। ये सब हो गया भाई, स्कूल वगैरह भाई थोड़ा काम वाम भी दिलवा दिया उनको। तो भाई अभी 42 से उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं उनका भाई काम करने की कंडीशन थोड़ा सही होनी चाहिए, और जो लेडीज़ वगैरह है उनकी भाई मैटरनिटी लीव्स के बारे में थोड़ा देखना चाहिए। तो अपना आर्टिकल 42 में ये आ जाएगा, ठीक है। भाई इनको काम वगैरह दिलवा दिया इसने कि भाई ठीक है काम वाम मिल जाएगा तुमको, लेकिन काम तो मिल गया, अब ये भी तो देखना पड़ेगा भाई पगार सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो भाई वेजेस के बारे में ये देखेगा ये अपना, ठीक है, कि भाई वो रहने लायक उनको वेजेस वगैरह मिले, तो ये अपना 43 आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। अब काम दिला दिया, पगार भी अच्छा खासा दिला दिया, ठीक है, लेकिन उनकी जो छोटे मोटे जो घरेलू उद्योग है उनको भी तो थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। कब तक दूसरों के मतलब भरोसे रहेंगे वो लोग, ठीक है। तो उनका थोड़ा कॉटन इंडस्ट्री वगैरह थोड़ा क्या बोलते हैं प्रमोशन करवाना चाहे कि भाई थोड़ा उठ जाए तो अच्छा है, ठीक है। तो ये 43B में वो आ जाएगा अपना। फिर उसके बाद अपना आ जाएगा भाई कि भाई सबको काम वगैरह मिल गया, तो अभी भाई सबको इंश्योर करो कि भाई सबके लिए मतलब सब नियम सेम हो भाई, सब एक जैसे हो। तो वही अपना आर्टिकल 44 आ जाएगा, दिख रहा है ना 4 सेम है 4 तो भाई अपना वही मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड भाई सेम होगा सब कुछ, ठीक है, समानता, ठीक है। फिर अपना आएगा भाई पढ़ा लिखा था, फिर इसके भाई शादी वादी हो गई अपने क्लर्क भैया की, ठीक है। तो भाई उसका बच्चा हो गए, लेकिन इसका पगार इतना था नहीं, तो ये वो पढ़ा लिखा है। तो इसने बोला भाई मेरे को पता है कि भाई अब जो बच्चे हैं उनको भाई फ्री एजुकेशन मिलता है, ठीक है। तो भाई मेरे बच्चों को भी दो भाई, आंगनवाड़ी में इसको भी एडमिशन दो, ठीक है। तो फिर आंगनवाड़ी भेजता है वो अपने बच्चों को, ठीक है, आर्टिकल 45 से, ठीक है। क्लियर है इतनी बात।
ये सब हो गया भाई। फिर उन्होंने देखा कि भाई कुछ हमारे गांव में दलित भाई भी है हमारे, ठीक है, तो भाई उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो वही इसने फिर आर्टिकल 46 से किया कि जो हमारे दलित भाई लोग हैं उनको भाई बढ़िया से एकदम क्या बोलते हैं उनके वेलफेयर के बारे में देखना भाई, इकोनॉमिक और हेल्थ एजुकेशन सब तरीके से, ठीक है। तो अपने शेड्यूल कास्ट वाले भाई और शेड्यूल ट्राइब वाले भाई का थोड़ा हेल्थ केयर के बारे में इसने देखा अपना आर्टिकल 46 के अंदर, ठीक है, ये भी करवा दिया इनको। अब जो अपने शेड्यूल कास्ट वाले भाई लोग थे, अपने जो दलित लोग थे, उनको भाई जब काम पहले नहीं था उनके पास तो भाई दारू वगैरह पिए करते थे, तो उन्होंने बोला भाई नहीं भाई, अब तुमको आर्टिकल 47 के अंदर अभी कोई भी दारू वगैरह नहीं पीना है तुमको, ठीक है। और अपने भाई तुम काफ़ी दुबले पतले हो गए, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान दो, ठीक है। तो 47 के अंदर बोल देता है ये भाई अपने न्यूट्रिशन का ध्यान दो और दारू वारू वार से तुमको नहीं पीना है, अच्छी राह पे चलना है तुमको, ठीक है भाई। दारू वाले भी छुड़वा दिया। अब भाई दारू नहीं पिएंगे तो कुछ तो पिएंगे ना, तो अपना आर्टिकल 48 के अंदर उन्होंने उसको एनिमल हस्बेंड्री सिखवा दिया भाई कि भाई अभी एनिमल हस्बेंड्री करो, दूध पियो और बॉडी बनाओ बढ़िया सा। तो अपना आर्टिकल 48 में आ जाएगा अपना एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर इतनी बात। अब दूध पी रहा कि इतना हट्टा कट्टा किया, तो ऐसे तो किया नहीं है, कुछ काम के लिए किया है, ठीक है। तो बस वही है कि भाई 48 में फिर बोल दिया कि भाई हट्टे कट्टे तो हो गए अब भाई तुम अपने क्या बोलते हैं फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट की रक्षा करना तुम, ठीक है। तो तुमको प्रोटेक्ट करना है फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट को अपना आर्टिकल 48 के अंदर, ठीक है। क्लियर इतनी बात। आर्टिकल 48 हो गया अपना। फिर अपना ये प्रोटेक्ट भी कर दिया अपने एनवायरनमेंट वगैरह को। फिर आ जाएगा भाई अपना आर्टिकल 49 कि भाई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर लिया। अब साथ ही साथ थोड़ा भाई मॉन्यूमेंट के बारे में भी देख लो भाई कि उधर भी थोड़ा ध्यान दे दो कि उसको भी कोई ख़राब ना करे, ठीक है। तो ये अपना फिर आर्टिकल 49 में आ जाएगा कि मॉन्यूमेंट को कोई ख़राब ना करे, उनका थोड़ा ध्यान रखे, ठीक है। ये सब बात कंप्लीट हो गई। फिर आपको 50वां आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि भाई 50वां बोलता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को मतलब अलग रखना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए कि भाई कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे ज़्यादा। 50 ये हो जाएगा, ठीक है। और अपना आर्टिकल 51 जो है ये बस वही है कि भाई इंटरनेशनल पीस मेंटेन करे, ठीक है। तो हो गया याद सब कुछ, ठीक है। क्लियर है, याद हो गया। अब ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब याद हो ही गया है तो तुमको एक बार फिर से रिवीजन कर लेना तो थोड़ा ज़्यादा और अच्छे से याद हो जाएगा। फिर अपना आ जाता है कि अपना क्लासिफिकेशन आ जाता है अपने DPSP का, ठीक है। ये अपने कोई कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, ये बस ऐसे ही बना दिया है इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसको 3 भाग में डिवाइड किया हमने। एक अपना सोशल इकोनॉमिक प्रिंसिपल आ जाएगा, एक अपना गांधीयन प्रिंसिपल आ जाएगा, एक अपना लिबरल प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। जो मतलब जिसके विचारधारा से मैच करता हुआ उनको मतलब दे दिया, मतलब डिवाइड कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया कि भाई तुम गांधीयन प्रिंसिपल आ गए, अपना लिबरल प्रिंसिपल आ गए। ऐसे तो आपको नाम देख के पता चल जाएगा आर्टिकल देखते हुए कि कौन सा किस में है। और ऐसा नहीं कि भाई एक आर्टिकल इसमें आ गया तो फिर वो फिर दूसरे में नहीं आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई सोशल में भी एक आर्टिकल है और सेम आर्टिकल अपना गांधीयन प्रिंसिपल में भी है, और ऐसा होगा भी, आप आगे देखोगे अभी, ठीक है। अपना सोशल और इकोनॉमिक प्रिंसिपल देखें तो इसमें अपना आर्टिकल 38, 39, 39A एंड 41 आ जाएगा, ठीक है। अपना 38 क्या था तो ये बता ही दिया सब कुछ, ठीक है, कि वेलफेयर था भाई, इनइक्वलिटी को थोड़ा डिक्रीज करना, ये था अपना। फिर अपना 39 क्या था तो LDC अपना, ठीक है, जो लोअर डिवीजन क्लर्क था अपना, ठीक है, लिवलीहुड वगैरह सब एकदम मेंटेन करना है अपने को, ठीक है। क्लियर नहीं बात कि भाई लेडीज़ को इक्वल पे मिलना चाहिए, लेडीज़ को भी, ये सब अपना 39 के अंदर आ जाता है। फिर 39 के अंदर भाई अपना लीगल एड आ जाता है, ठीक है, कि गरीबों को थोड़ी सहायता मिले भाई, ठीक है। फिर अपना आर्टिकल 41 में आ जाता है राइट टू वर्क, कि भाई थोड़ा वर्क मिलना चाहिए सबको, ये 41 में आ जाता है, ठीक है। ये सब आ गया। अब इसी के अलावा फिर और भी कुछ है, जैसे अपना आर्टिकल 42, 43, 43A एंड 47, ठीक है। 42 में क्या है कि भाई काम करने लायक भाई कंडीशन होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। 43 में क्या है कि 43 बोलता है कि भाई लिविंग मतलब वेज मिलना चाहिए, भाई अपना गुजारा कर सके इतना वेज तो मिलना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो 42 में भाई काम करने लायक क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट होना चाहिए, और 43 बोलता है कि उतना पगार भी मिलना चाहिए, ठीक है। 41A में क्या बोलता है जो वर्कर्स है उनका भी मतलब पार्टी क्या बोलते हैं उनका भी थोड़ा योगदान होना चाहिए इंडस्ट्री के मेंटेनेंस में वगैरह, ठीक है। ये अपना 43 बोलता है। और अपना जो 47 बोलता है कि भाई जो अपना न्यूट्रिशन है उसको थोड़ा राइज करना चाहिए भाई, जो, ठीक है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए सबको, और इंटॉक्सिकेंट नहीं लेना चाहिए दारू वगैरह, ठीक है। तो ये सब अपने आ जाते हैं सोशल इकोनॉमिक प्रिंसिपल में।
तो ये आर्टिकल मतलब आपको ऐसे पढ़ते ही आपको समझ आ रहा है ना कि कुछ मतलब सोशल इकोनॉमिक टाइम में कुछ बात कर रहा है कि भाई कि अपने सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो ही आपको देख के मतलब पता चल जाएगा कि भाई ये सोशल इकोनॉमिक प्रिंसिपल में आता है कि नहीं आता, ठीक है। फिर अपना आ जाता है अपना गांधीयन प्रिंसिपल। तो जो अपना गांधीयन प्रिंसिपल है ये अपना जो आर्टिकल 40 है वो अपना गांधीयन में आ जाएगा, फिर 43 आ जाएगा, 43B आ जाएगा, ठीक है। फिर अपना 46 आ जाएगा। तो वही है भाई, पंचायत के बारे में बात करेगा। फिर ये लिवली वेज के बारे में बात करेगा, लिविंग वेज के बारे में। ये अपना सोशल वाले में भी था, याद है आपको, ठीक है। और इसी में अपना कॉटन वाला भी आता है, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री का। फिर अपना 43B आ जाएगा, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वगैरह का, ठीक है, कि उनको भी थोड़ा प्रोमोट करना है अपने को, ठीक है, लघु उद्योग वगैरह। फिर अपना 46 आ जाएगा आर्टिकल कि भाई SC ST वालों का थोड़ा वेलफेयर देखना है हमको। तो ये सब अपने गांधीयन में आ जाएगा। फिर और भी 2 गांधीयन में है। एक अपना आ जाएगा 47 जो सोशल वाले में भी था, इसमें आ जाएगा भाई इंटॉक्सिकेंट नहीं लेना है, भाई दारू वगैरह नहीं पीना है। तो ये भी गांधीयन प्रिंसिपल में है। और जो अपना जो 48 है इसमें आएगा भाई जो अपनी गौ हत्या वगैरह नहीं करना है हमको, ठीक है। तो ये अपना 48 में आ जाएगा। और जो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह भी इसमें आता है, लेकिन इसको हम फिर आगे ले लेंगे, सेम आर्टिकल आगे भी है अपना ये लिबरल प्रिंसिपल में, ठीक है। तो लिबरल में सबसे पहले तो अपना 44 आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला। फिर अपना 45 आ जाएगा, अर्ली चिल्ड्रन केयर वाला, ठीक है। फिर आर्टिकल 48 अपना एनिमल हस्बेंड्री और क्या बोलते हैं दारू वगैरह नहीं पीना वो वाला, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री को हमने यहाँ पे रख दिया और दारू वाले को हमने वहाँ पे रख लिया गांधीयन में, ठीक है। क्लियर इतनी बात। फिर अपना आर्टिकल 48A आ जाएगा, ठीक है, एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हुए। क्लियर इतनी बात। फिर अपना और भी आता है अपना जो आर्टिकल नंबर 49 कि भाई मॉन्यूमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। फिर आर्टिकल 50 आ जाएगा अपना, ठीक है, कि भाई एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग अलग रखना है, भाई साथ में आएंगे तो झगड़ा करेंगे फालतू का। फिर आर्टिकल 51 आ जाएगा अपना कि इंटरनेशनल पीस बनाए रखना है अपने को, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा अपना लिबरल वाले में। क्लियर है इतनी बात। तो यही थे अपने कुछ DPSP सारे, आई होप कि सारे यहीं पे याद हो गए होंगे आपको, ठीक है। फिर बात आता है कि व्हाट इफ़ द स्टेट डज नॉट फॉलो DPSP। भाई अगर भाई स्टेट अगर फॉलो भी ना करे DPSP को तो हम क्या करेंगे। तो कुछ लोग बोले भाई ऐसा कैसा फॉलो नहीं कर रहे, हम तो जाएंगे कोर्ट में, बोलेंगे उनको कि भाई ये फॉलो नहीं करे, उनको पनिशमेंट दो। लेकिन भाई रुक जाओ थोड़ा, ठीक है, ऐसा नहीं है तुम भाई कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। पहले ही बताया कि इनजस्टिसिएबल है, ठीक है, तो इसलिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। बस इतना बोल सकते हो कि भाई बापू की तरह कि जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा एक दिन बुरी तरह फंसोगे, ठीक है। तो इससे अच्छा तुम ये कर लो, थोड़ा DPSP की बात मान लो। यही चीज़ें भाई इन्फोर्सेबल है। क्लियर है इतना बात। फिर अपने कुछ DPSP बाद में जुड़े थे, ऐसे साथ में देख ही लिए हमने, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे भी देख लेते हैं कि जो अपना 42nd अमेंडमेंट था, ठीक है, उससे हमने कुछ DPSP जोड़े, जैसे कि अपना 39F था, ठीक है, जो कि चिल्ड्रन के बारे में बात करता है। फिर 39A था जो कि पुअर को क्या बोलते हैं लीगल एड देने के बारे में बात करता है, ठीक है। फिर 43A अपना है, ठीक है, जो कि बात करता है कि वर्कर का क्या बोलते हैं पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्री मैनेजमेंट में। फिर 48A आ जाता है कि भाई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो ये सब जो है ये 42nd अमेंडमेंट से हुआ था। तो याद रखना जो 42nd अमेंडमेंट है उससे टोटल अपने 4 मतलब DPSP ऐड हुए थे, ठीक है, 4 DPSP 42nd अमेंडमेंट से। क्लियर है इतनी बात। फिर और ये कब हुआ था तो 1976 में हुआ था, ठीक है, जो 42nd जो था ये 1976 में हुआ था, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, 1976। फिर अपना 44th अमेंडमेंट आ जाएगा जिससे कि अपना 38 वाला ऐड हुआ था, ठीक है, कि भाई अपना जो मिनिमाइज़ करना है अपने को इनइक्वालिटी वगैरह, ठीक है। फिर अपना 86 अमेंडमेंट आया था, ठीक है, जिससे अपना आर्टिकल 45 आया था कि भाई चिल्ड्रन को अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलना चाहिए, आंगनवाड़ी मिलनी चाहिए 45 से, ठीक है। फिर अपना 97 अमेंडमेंट आ जाएगा 2011 का, जो कि बोलता है कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी को थोड़ा प्रमोट करो अपने, ठीक है, 43B में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये अमेंडमेंट्स वगैरह सब, ठीक है। अब कुछ केस के बारे में देख लेंगे अपने, जो कि DPSP वर्सेस फंडामेंटल राइट्स के बीच में जो केस हुए थे कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले अपना आ जाता है ये चंपकम दरिजन केस आ जाता है जो कि 1951 था। इसमें होता क्या है कि ये जो लड़की है ये मतलब ब्राह्मण गर्ल होती है, ठीक है। तो ये भाई कोई कॉलेज में एडमिशन के लिए जाती है तो भाई इसको एडमिशन नहीं मिल पाता है
क्योंकि वहाँ पे भाई रिजर्वेशन था थोड़ा, तो रिजर्वेशन के कारण इसको थोड़ा नहीं मिल पाया एडमिशन वगैरह, ठीक है। तो ये हमारी बहन चली गई अपने सुप्रीम कोर्ट में कि बोले भाई ये तो भाई मेरा फंडामेंटल राइट्स का क्या बोलते हैं वायलेशन है भाई, कि भाई मेरे को इक्वलिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो भाई ये चली गई सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी भाई कुछ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई जो अपने बात तो सही है इसकी भी थोड़ी बहुत, कि जो फिर स्टेटमेंट पास किया सुप्रीम कोर्ट में कि जो अपने जो फंडामेंटल राइट्स है ये अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल से मतलब ऊपर है, ठीक है। ये अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल की और जो भी मतलब फंडामेंटल राइट्स के बीच में तकरार होगी तो हमेशा फंडामेंटल राइट्स की सुनी जाएगी। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स बाय इनेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो बोला भाई जो अपनी पार्लियामेंट है वो भाई अमेंड भी कर सकती है अपने फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये बोला अपना ये चंपाकम वाली बहन के केस में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आगे जाएंगे तो आगे एक और केस आ जाता है अपना, ये अपना गोलकनाथ केस आ जाएगा 1967 के 67 वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, इसकी जो ज़मीन है, ज़मीन गवर्नमेंट वाले हड़प लेते हैं थोड़ी बहुत कि भाई कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कि भाई तुम्हारे पास ज़्यादा है तो तुम इतना रखो, बाकी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब में, ठीक है, इक्वलिटी लाने के लिए। तो भाई ये भाई भी चले गए, भाई मैं तो नहीं सहूँगा, मेरी ज़मीन क्यों दूँ भाई मैं, तो चले गए भाई सुप्रीम कोर्ट में बोलने कि भाई इन लोगों ने ऐसे ऐसे मेरी ज़मीन ले ली है, ठीक है, तो भाई ये तो थोड़ा न्याय करो हमारे साथ भाई। तो भाई सुप्रीम कोर्ट इसमें भी बोलती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें ये बोलती है कि जो फंडामेंटल राइट है उसको भाई अमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो फिर इसका और बस इतना ही निकलता है कि भाई अवॉइड नहीं करना है। और कोई भी ऐसा अगर जो रूल वगैरह निकला है, ठीक है, कोई लॉ पास हुआ है तो उसको भी भाई जो मतलब फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलते हैं वायलेट कर रहा है तो उस लॉ को भी उठा के नाले में फेंक दिया जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 13 के तहत, ठीक है। क्लियर नहीं बात। तो इसने बस इतना याद रखना कि इसने बोला कि फंडामेंटल को अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतना ही सुनते ही अपने भाई पार्लियामेंट वालों को भाई गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे नहीं कर सकते भाई, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमको बताओगे। तो अगले ही दिन भाई पार्लियामेंट ने दूसरे बिल पास किया, ठीक है। तो 24th अमेंडमेंट किया उन्होंने पहले तो उसमें ये इन्होंने बोला कि जो पार्लियामेंट है वो मतलब उनके पास पावर है कि फंडामेंटल राइट को मतलब चेंज करने का, अमेंड करने का राइट है। ये 24 में उन्होंने अमेंड कर दिया और उसके बाद तुरंत ही एक और अमेंडमेंट किया और उससे 31C जोड़ा। उसमें उन्होंने ये बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह है, ठीक है, जो अपने जो DPSP जो है, ठीक है, जो 39BC वगैरह, तो ये DPSP अपने जो फंडामेंटल है राइट है अपने 14, 19 और 31 इनसे भी मतलब ऊपर रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने एक पॉइंट निकाला ही, साथ ही साथ दूसरा पॉइंट भी निकाला। और जो ये पॉइंट है इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ठीक है, कि भाई सुप्रीम कोर्ट वगैरह इसके ऊपर कुछ बोल नहीं सकते। तो इतना ही सुनते भाई सुप्रीम कोर्ट आपको गुस्सा हो गया भाई कि अच्छा बेटा ये बात है कि हमारे खिलाफ जाओगे, ठीक है, कि हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं अपने क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तुम अमेंड तो कर सकते हो लेकिन भाई ध्यान रखना है कि अपने जो बेसिक क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज ना हो पाए, उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। ये बात बोला सुप्रीम कोर्ट ने। और वो ये बात बेसिक स्टेटमेंट वाली जो बात थी वो निकल के सामने आई अपने ये वाले केस से, ठीक है। कहा गया ये केशवानंद भारती केस 1973 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई तुम क्या बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी केस से फिर वो चालू हो गया भाई बेसिक स्ट्रक्चर वाला यहाँ से, ठीक है, कि अमेंड कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। और एक बात और, जो अपना ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा कोई बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब डिफाइन नहीं कि भाई ये बेसिक है ये नहीं है, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से कुछ भी मतलब कभी भी बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, ठीक है, कि डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द आवर पॉलिसी, कि डेमोक्रेटिक वगैरह रहना चाहिए, ठीक है, सॉवरेनिटी ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, ये सब बेसिक पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर वाली जो चीज़ था, कॉन्सेप्ट था, ये अपना KBC केस से ही निकला, ठीक है, 1973 के। क्लियर है इतनी बात। और 42nd अमेंडमेंट से मतलब फिर अपना पार्लियामेंट भी थोड़ा और गुस्सा हो गया, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने बोला कि जाओ भाई तुम, ठीक है, अभी जितने भी DPSP जो रूल है
ठीक है। पहले तो मैंने सिर्फ 31C के बारे में बात किया था, लेकिन अभी 31C नहीं, सॉरी, कौन सा था अपना ये 31C तो अपना एक्ट डाउनलोड किया था मैंने, हाँ 39B वाला, ठीक है। 39B और C वाले है, ये सिर्फ अपना फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 14, 19 और 31 से ऊपर था। लेकिन अभी भाई मेरे को तुमने गुस्सा दिला दिया है, ठीक है। तो अभी जितने भी DPSP है सारे के सारे भाई इन फंडामेंटल राइट से ऊपर रहेंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। फिर भाई फिर से भाई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात आ गई, ठीक है। तो फिर एक और केस आ जाएगा अपना ये मिनरवा मिल केस 1980 का। इसमें भाई कुछ होता है भाई, गवर्नमेंट वाले इसकी कुछ मिल विल हड़प लेते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें फिर लास्ट में आखिरकार अपना सुप्रीम कोर्ट ये स्टेटमेंट देता है कि ना तो भाई फंडामेंटल राइट ऊपर है और ना ही अपना DPSP ऊपर है, ठीक है। ऐसा तो फंडामेंटल राइट थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा हमेशा, लेकिन इन्होंने बोला कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड DPSP, ठीक है। तो इन दोनों में बीच में बैलेंस बना रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आखिरकार जाके अपना क्या बोलते हैं फाइनली कंक्लूजन निकला, ठीक है। क्लियर है इतनी बात कि दोनों ही समान रहेगा। फिर कुछ डिफरेंस भी है अपने DPSP और फंडामेंटल राइट्स के बीच में, क्या डिफरेंस है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी देखना देख सकते हैं कि जैसे अपना फंडामेंटल राइट्स है ये जस्टिसेबल है, ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। ये लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं और ये इनफोर्सिबिलिटी है, ठीक है, इसको मतलब इन्फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और भी अपना जैसे कि अपना ये देख सकते हैं कि भाई जो फंडामेंटल राइट है ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, जबकि जो DPSP है अपना ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। तो बस ये सब बातें लिखी हुई है, आपको देखना तो देख सकते हैं आप, इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो ये भी अपना DPSP तो ख़त्म हो जाता है। अब कुछ बात कर लेते हैं अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है। तो जो सॉरी जो अपना DPSP था वो तो अपना 4th पार्ट में था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पे होगी, अपने 5th पार्ट में ना। यहाँ फंस गए तुम। अपने ये 5th पार्ट में नहीं रहेगा, ये अपने 4A में रहेगा, ठीक है। 4A पार्ट 4A में आएगा अपना ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है। क्लियर इतनी बात। जो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये अपना 1975 में अपने इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। जो अपने इंदिरा गांधी जी थी इन्होंने एक कमीशन बनाया, ठीक है, सरदार सुवर्ण कमीशन, ठीक है, 1976 में, कि भाई कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह बनाओ अपने, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई, ठीक है। उसमें से 5 को तो एक्सेप्ट कर लिया और 3 को रिजेक्ट कर लिया। कौन से 3 रिजेक्ट हुए कि भाई एक तो इन्होंने बोला कि जो भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मानेगा तो उनको भाई पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो इस बात को भाई नहीं माना इन लोगों ने। दूसरा ये बोला कि भाई अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी के लिए क्या बोलते हैं कोई भी कोर्ट में जा सकता है भाई, ठीक है। और ये तीसरा ये बोला है कि जो टैक्स पे करना है ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आएंगे। तो ये 3 चीज़ बोले थे, लेकिन ये किसी को पसंद नहीं आई तो इसको हटा दिया, ठीक है। तो शुरुआती तौर पे 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई थी ये सरदार सुवर्ण कमीशन ने, ठीक है। क्लियर इतनी बात। फिर अपना 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 का, जिसके तहत अपने टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, ठीक है। 5 पहले थी, 5 बाद में जोड़ ली। इतना सारा इसमें 42nd में हुआ, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वो कहते हैं, ये बता ही दिया मैंने आपको। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है अपने ये पार्ट 4A में तो आता है, ये साथ ही साथ अपना आर्टिकल 51A में भी आता है, A में आता है मतलब, ठीक है। क्लियर इतनी बात। और प्रेजेंट टाइम में अपने ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है टोटल, ठीक है। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे जो हो गई थी और फिर एक और बाद में जोड़ी गई, ठीक है। क्लियर इतनी बात। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है अपनी ये भी अपना DPSP की तरह इनफोर्सिएबल है, ठीक है, नॉन फोर्सिएबल है कि भाई इनको भाई और नॉन जस्टिसेबल भी है। क्लियर। ये कुछ फंडामेंटल राइट है, ये हिंदी में लिखी हुई है, अपना इंग्लिश में देख लेते हैं अभी थोड़ा आगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के देखते हैं। तो 51A पार्ट 4A में है, ये देख लिया हमने। फिर इसमें कुछ सब क्लॉज भी है, जैसे कि 51A क्लॉज आ जाएगा, ठीक है, जिसमें कि बोलता है कि हमको अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, ये अपने A वाले में आ जाएगा। फिर क्या बोलता है फंडामेंटल ड्यूटी की जो B वाला पार्ट है, B कंक्लूजन क्लॉज B, उसमें बोलता है कि जो भी अपने क्या बोलते हैं स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर थे अपने, तो हमको उनके नोबल आइडियाज़ के ऊपर चलना है, ठीक है, उनसे इंस्पायर होना है, तो ये B में बोलेगा। फिर अपना C में क्या बोलता है, C में बोलता है कि भाई हमको अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की इंटीग्रिटी यूनिटी वगैरह को हमको मेंटेन रखना है, भाईचारा बना के रखना है हमको, ये C में बोलता है। फिर D में क्या बोलता है, D में बोलता है कि भाई
डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अप टू डू सो, ठीक है, कि भाई अगर देश को ज़रूरत पड़े तो भाई उनकी देश की रक्षा के लिए भी भाई तुम हमेशा खड़े रहो उसके लिए, ठीक है। तो वो बात अपना डी आएगा, डी से डिफेंड आ जाएगा, ठीक है। फिर ई में क्या आता है, ई में ये बोलता है कि भाई इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए भाई वुमेंस वगैरह को, तो ठीक ही है, लेकिन साथ ही साथ वुमेंस की डिग्निटी को भी हमको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई उनके साथ बदतमीजी करे, कुछ भी करे, तो इसको पूरा पढ़ लेते, एक काम करते हैं। टू प्रोमोट द हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया, ट्रांससेंडिंग द रिलीजियस, linguistic, फिर रिलीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटी, एंड टू रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेंस, ठीक है। मतलब वही भाई भाईचारा बनाए रखना है वगैरह, ठीक है। और वुमेंस की डिग्निटी का थोड़ा देख लेना है भाई, ज़्यादा डिग्निटी ख़राब ना करो तुम उनकी, ठीक है, थोड़ी इज्जत बनाए रखना उनकी, यही बात है अपना ई में। इसको अब सॉरी आपको थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा, हाँ, तो इसको अभी थोड़ा ऐसे ही याद रख सकते हो कि भाई ए से अपना बोलता है भाई अपना नेशनल एंथम के बारे में, तो ए से एंथम की रिस्पेक्ट करना है एंथम उसकी। बी से अपने बापू आ जाएंगे, बापू और भगत सिंह की भाई स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर के मतलब नोबल आइडिया पे चलना है हमको, ठीक है। फिर सी में अपना सी से क्या आएगा, सी से अपना ये याद ही रख लो भाई सॉवरेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, अपने सी से मतलब 3 होता है अपना रीजनिंग में, तो ये 3 चीज़ याद रख लो भाई, ये होना चाहिए अपना यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, ठीक है। फिर डी से अपना डिफेंड हो जाएगा, ठीक है। और इसे अपना इक्वलिटी हो जाएगा कि भाई वुमेन में भी इक्वलिटी बनाए रखनी है हमको, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और ये देख लिया हमने ये सब, फिर और भी है, ये 5 तो हो गई, और अभी और 5 देखते हैं। जैसे अपना एफ़ आ जाएगा, ठीक है। एफ़ क्या बोलता है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज एंड कंपोजिट कल्चर, कि भाई जो अपना कल्चर वगैरह है इंडिया का उसको थोड़ा प्रिजर्व करके रखना है हमको, ठीक है। फिर जी क्या बोलता है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड द वाइल्ड लाइफ, वही बोलता है कि भाई अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट वगैरह, लेक वगैरह जो भी है अपने, ठीक है, उसको रखवाली करनी है हमको। फिर एच क्या बोलता है कि भाई टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, मतलब ये बोलता है कि जो अपने साइंटिफिक फील्ड वगैरह है उसमें थोड़ा हमको थोड़ा अच्छा काम करना है ताकि अपने देश का नाम रोशन हो वगैरह हो, ठीक है, ये अपना एच में बोलेगा। फिर आई में बोलता है टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्ज्यूर वायलेंस, ठीक है, कि वही भाई पब्लिक प्रॉपर्टी को थोड़ा सेव करना है हमको, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है अपनी, ठीक है, जो सरकारी चीज़ें हैं बस वगैरह उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना है, सरकारी गार्डन वगैरह उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऐसा नहीं भाई कौन सा हमारा भाई तोड़ ही देते इसको, नहीं भाई तुम्हारा ही पैसे से बन रहा है, तुम ही टैक्स दे रहे हो, तुम नहीं दे रहे हो भाई, तुम्हारे पापा दे रहे होंगे, ठीक है, लेकिन है तो तुम्हारा ही पैसा, तो उसको हमको नुकसान नहीं पहुँचाना है उस चीज़ को हमको, ठीक है। क्लियर इतनी बात। फिर अपना जे आ जाएगा, टू स्ट्रीव टूवर्ड द एक्सीलेंस इन द ऑल द स्पेयर ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज एंड हाई, मतलब यही बोलता है कि भाई इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हमको अच्छे अच्छे काम करते रहना है जिससे कि अपने देश का नाम रोशन हो और अचीवमेंट हासिल करें हम, ठीक है। फिर के क्या बोलता है, के को हमने बाद में ऐड किया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2002 के, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो अपना ये के ये बोलता है अपना आर्टिकल 51A का के बोलता है कि जो अपने ये मतलब पेरेंट्स के लिए बोलता है कि ये बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, उनको भाई स्कूल वगैरह भेजो, ठीक है। तो यही बोलता है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन और वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, कि भाई 6 से 14 साल के बीच वाले बच्चों को स्कूल भेजो, ये तुम्हारी ड्यूटी है पेरेंट्स की, ठीक है। तो यही है भाई जो 21A, जैसे किसी को कन्फ्यूज होगा कि ये 21A भी अपना यही बात कर रहा है और 51A के भी यही बात कर रहा है। तो ये 21A जो है अपना, ठीक है, ये बात कर रहा है भाई गवर्नमेंट को बोल रहा है कि भाई तुम प्रोवाइड कराओ भाई बच्चों को एजुकेशन, ठीक है। और 51A जो है ये पेरेंट्स को बोल रहा है कि भाई तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो ये कुछ अपने फंडामेंटल ड्यूटी ये भी याद कर लेना। फिर जैसे कि हमने देखा कि भाई अपने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह है भाई ये मतलब जस्टिसेबल तो है नहीं, तो क्या भाई कोई फंडामेंटल ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा, जैसे भाई कोई फ्लैग का अपमान कर रहा है, राष्ट्र की नेशनल एंथम का कुछ डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसको क्या ऐसे ही छोड़ देंगे हम। तो बोला भाई नहीं भाई, हम डायरेक्ट तो पनिशमेंट नहीं देंगे, लेकिन घुमा फिरा के तो तुमको पनिशमेंट देंगे ही भाई, तो ऐसा करने की सोचना भी मत। तो वही है अपना, ठीक है,
जस्टिस वर्मा कम्युनिटी इसी चीज़ के बारे में बात करता है कि भाई डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते उनको, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से कुछ हिडन फीचर्स है अपने, ठीक है, हिडन लॉज है जिसके कारण जिससे हम उनको सज़ा दे सकते हैं। जैसे कि अपना ये UAPA, ठीक है, 1967 वाला, ठीक है। और दूसरा अपना ये प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट ऑफ द नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ये अपना वही भाई नेशनल ऑनर क्या बोलते हैं मेंटेन रखना है। और अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है कोई फ्लैग वगैरह की, तो भाई उनको इस मतलब इस रूल के हिसाब से उनको सज़ा दे सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अपना वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, ये भाई ड्यूटी में देखा था हमने कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है, अगर नहीं करेगा तो इसके तहत भाई तुमको क्या बोलते हैं नुकसान पहुंचाया जाएगा, तुमको सज़ा मिलेगी, ठीक है। फिर अपना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा और भी है, जैसे कि अपना ये RPA 1951 वाला, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। फिर अपना एक और आ जाएगा अपना ये IPC आ जाएगा। फिर साथ ही साथ अपना प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट 1955 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ अपने साथ है जिसके तहत हम फंडामेंटल ड्यूटी ना परफॉर्म करने वालों को भी थोड़ा सजा दे सकते हैं हम, ठीक है। तो वही अपना जस्टिस वर्मा कमेटी मतलब ये बताता है भाई कि आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द लीगल प्रोविजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, क्लियर नहीं बात। और जो अपने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये सिर्फ अपने इंडियन सिटीजन के ऊपर ही मतलब लागू होती है, ठीक है, एलियंस के ऊपर लागू नहीं होती है। यहाँ का एलियंस मतलब वो नहीं भाई जादू वाला कि भाई जादू आ रहा है तो उसके ऊपर लागू नहीं है। यहाँ पे एलियंस का मतलब जो भी अपने फॉरेनर वगैरह होते हैं वो, ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो यही पे अपने टॉपिक तो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन है तो मतलब काफ़ी लेक्चर बड़ा हो चुका है, तो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ, आप पोज करके देख सकते हो अगर आपको सॉल्व करना हो तो, ठीक है। तो आप देखते जाइए भाई क्वेश्चन को बस, ठीक है, एक एक करके आप पोज करके देखते जाइए। और थोड़े और भी काफ़ी मतलब क्वेश्चन थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हैं आपके लिए, ठीक है। ये आपने जो क्वेश्चन देख रहे हो ये अपने कोई CDS से है, कोई अपने NDA से है, ठीक है, कोई अपना CRPF से है वगैरह, मतलब बहुत अलग अलग जगह से अपने UPSC जो पेपर वगैरह कनेक्ट कराते हैं उसके मतलब ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर अपने ये सारे जो है ये अपने SSC के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। जैसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरो फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा लिया हमने, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया, ठीक है, ठीक है, DPSP लिया। और एक बात और, जो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने जो बात की, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने रसिया से लिया है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी हमने रसिया से लिया है, क्लियर। फिर ये क्वेश्चन है, देखते रह जाओ बस तुम, ठीक है, पोज करके देख लेना सारे, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो बस यही क्वेश्चन है अपने भाई, ये क्वेश्चन कर लो, PYQ है, सारे के सारे PYQ है भाई, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और तुमको पता भी चलेगा भाई कि भाई कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। कितना भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा है ये, तो कितने क्वेश्चन है और ख़त्म ही होने वाले होंगे मेरे हिसाब से अभी तो। हाँ बस हो गया ख़त्म भाई, ठीक है। तो भाई आई होप कि आपको भाई समझ आया होगा लेक्चर, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको मतलब जो देखना चाहेंगे इस वीडियो को, ठीक है, जिनको रिवीजन वगैरह करना है या जिनका कुछ लेक्चर छूट गया हो तो, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर।